नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। और आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक हमने संघर्षवादी विचारकों में पढ़ा था, लेकिन बहुत सी जगहों पर ठीक है उनको कोर्स में दिख नहीं रहा था। अब समस्या ये थी कि इस लेक्चर को से हमारी तरफ से डिलीट हो चुका था, तो उसको हम फिर से अपलोड भी नहीं कर सकते थे, इसलिए फिर से पढ़ा देते हैं, ताकि जो लोग नए जुड़े हुए हैं या जिनका नए कोर्स ज्वाइन किया है उनके लाइव क्लासेस भी हो जाएंगी और ये कंटेंट भी हमारा बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम कॉलिंस के बारे में। और जब हम कॉलिंस की बात करते हैं तो संघर्षवादी विचारकों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जब संघर्षवाद, याद रखिए आपके सिलेबस में मेंशन भी है, राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी है, और चाहे एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस हो, या यूजीसी नेट हो, या पीजीटी की परीक्षा हो, हर सिलेबस में ठीक है संघर्षवाद को शामिल किया गया है। संघर्षवाद में हम जानते हैं ज्यादातर हम पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स को, लेकिन साथ ही साथ तीन और थिंकर भी हैं कार्ल मार्क्स के अलावा। तो कार्ल मार्क्स के साथ साथ डेरेनहॉफ भी हमें मालूम होना चाहिए, हमें क्रोजर के बारे में भी मालूम होना चाहिए, और हमें कॉलिंस के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो क्रोजर, डेरेनहॉफ और कार्ल मार्क्स, ये तीनों टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर है इस पर, कॉलिंस पर। ठीक है, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने मैसेज किया था कि यूट्यूब पर वॉइस प्रॉपर नहीं आती है या धीमी आवाज आ रही है, वॉइस बड़ी ही स्लो आ रही है। तो क्या ये प्रॉब्लम आप लोगों को भी हो रहा है? क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है और वॉइस आराम से सुनाई दे रही है? कोई अगर बाधा हो तो बताइएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉलिंस। अब कारण यह है कि कॉलिंस में बहुत से लोग केवल संघर्षवाद पढ़कर रह जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल संघर्षवाद से ही जुड़े हैं कॉलिंस, कॉलिंस के और भी कई सारे विचार हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आपको नव बेबेरियन के रूप में जाना जाता है कॉलिंस को, जिन्होंने बेबर की विचारधारा को या बेबर के स्वरूप को एक नए आधार पर एक तरीके से पेश किया। देखा जाए तो जो कॉलिंस हैं वो बेबर को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बेबर इसलिए नव बेबेरियन विचारधारा के जनक भी माने जाते हैं कॉलिंस। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। धन्यवाद। वॉइस क्लियर है? धन्यवाद। ठीक है, योगेश्वर जी नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कॉलिंस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम परिचय समझ लेते हैं, वही कॉलिंस का परिचय क्या है। पहली बात तो ये कहाँ के समाजशास्त्री हैं? ये एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। ठीक है, 1941 में इनका जन्म हुआ था। एक अमेरिकन समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं कॉलिंस। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, कॉलिंस को क्या केवल हम संघर्षवादी विचारकों में ही पढ़ते हैं? नहीं, कॉलिंस के कई सारे स्वरूप हैं। कॉलिंस ने अलग अलग क्षेत्रों में, समाजशास्त्र के अलग अलग क्षेत्रों में योगदान दिया है। जैसे संघर्षवादी सिद्धांतों का है ही अपने आप में फेमस, साथ ही साथ उन्होंने माइक्रो सोशियोलॉजी, सूक्ष्म समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी योगदान दिया। और एक बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरेक्शन रिचुअल्स थ्योरी। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कॉलिंस से आपसे कि इंटरेक्शन रिचुअल्स थ्योरी के जनक कौन है। तो इंटरेक्शन रिचुअल्स थ्योरी भी ठीक है किसने द्वारा प्रतिपादित की गई है? कॉलिंस के द्वारा प्रतिपादित की गई है। ये भी हम समझेंगे। बहुत सी जगह को, बहुत सी किताबों में इंटरेक्शन रिचुअल्स थ्योरी ना लिखकर धर्म विधि सिद्धांत लिखा हुआ है। क्या लिखा मिलता है? धर्म विधि सिद्धांत कहते हैं बहुत सी किताबों में, लेकिन सही शब्द जो है इन्होंने अपनी किताब में इस्तेमाल किया है वो है इंटरेक्शन रिचुअल्स थ्योरी। इसके जनक भी कौन है? कॉलिंस को माना जाता है। इसके अलावा समाजशास्त्र में नव बेबेरियन, जिसकी चर्चा मैं अभी कर भी रहा था आपसे, यानी बेबर और कार्ल मार्क्स के विचारों को ही आगे बढ़ाया है। देखा जाए तो इनका जन्म जर्मनी में नहीं हुआ है, जबकि जर्मनी में फ्रैंकफर्ट संप्रदाय काफी प्रभावशाली माना जाता है। अमेरिकन समाजशास्त्री होने के बावजूद भी इन पर जर्मनी का फ्रैंकफर्ट संप्रदाय का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। और जर्मनी दार्शनिक मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स के प्रभाव का जो सिद्धांत है, इनका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है कॉलिंस पर। इसलिए कॉलिंस को नव बेबेरियन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बेबर के दृष्टिकोण को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से 2 से 3 बातें क्लियर हो गई। पहली बात तो कॉलिंस कहाँ के समाजशास्त्री हैं? एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। दूसरा, कॉलिंस का योगदान किस क्षेत्र में है? संघर्षवादी विचारधारा के साथ साथ ठीक है इनका योगदान सूक्ष्म समाजशास्त्र, माइक्रो सोशियोलॉजी में भी है,
और इंटरेक्शन रिचुअल्स थ्योरी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि किस समाजशास्त्री को नव वेबेरियन का जनक कहा जाता है या नव वेबेरियन माना जाता है? तो कॉलिंस को नव वेबेरियन माना जाता है क्योंकि इन्होंने वेबर के विचारों को ही एक नया स्वरूप प्रदान किया है। कहीं ना कहीं इनकी जो प्रेरणा रही है वो वेबर के विचार ही रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ? कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए, तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि आपके कॉलिंस है कौन और कॉलिंस के हम क्या क्या विचार पढ़ेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं कॉलिंस की जो शैक्षणिक जीवन क्या रहा। तो सीधी सी बात है, कॉलिंस याद रखिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई करी, अमेरिका का दुनिया का जाना माना विश्वविद्यालय। हार्वर्ड से पढ़ाई प्राप्त करी, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, ठीक है, याद रखिए पीएचडी प्राप्त करी है। लेकिन आजकल इस प्रकार के प्रश्न आना बंद हो चुके हैं कि कौन कहाँ का समाजशास्त्री था, किसका जन्म कहाँ पे हुआ था। इस प्रकार के जो परंपरागत 1900 माफ कीजिएगा 2008 से पहले के जो पेपर होते थे, ठीक है, यूजीसी नेट में तो ऑब्जेक्टिव पेपर होता नहीं था, उस समय सब्जेक्टिव होता था। लेकिन जो सिविल सेवा परीक्षा के पेपर होते थे या स्टेट सिविल सेवा परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था प्री में, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पहले खूब पूछे जाते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जीवन परिचय से प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसके अलावा पेंसिल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड, वर्जीनिया विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में भी अध्यापन का कार्य कर चुके हैं कौन? याद रखिए, ठीक है, कॉलिंस। तो यहाँ से बेसिक जानकारी मालूम होनी चाहिए कि कॉलिंस का जो शैक्षणिक जीवन है वो काफी उन्नत रहा है। दुनिया के उन्नत संस्थानों में इन्होंने अध्यापन भी किया है और पढ़ाई लिखाई भी करी है। इसके अलावा इनकी जो किताबें हैं, इन किताबों से जोड़ी बनाने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि यूजीसी नेट में जोड़ी बनाने वाले प्रश्न ज्यादातर आते हैं। साथ ही साथ राजस्थान पीएचडी के सिलेबस में कॉलिंस को शामिल किया गया है विशेष तौर पर। एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी कॉलिंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, महत्वपूर्ण सबसे फेमस किताबों में से एक है क्योंकि संघर्षवादी विचारकों में से गिने जाते हैं कॉलिंस, और पहली ही किताब है इनकी कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी। ये कब पब्लिश हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा था उत्तराखंड पीएससी में, जो सेट का एग्जाम होता है 2017-18 में हुआ था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? तो कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी लिखी है कॉलिंस ने 1975 में। दूसरी किताब इनकी है द क्रेडेंशियल आपके सोसाइटी 1979। आज हम पढ़ेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, कभी कभी ये शब्द से ही क्वेश्चन बन जाता है कि क्रेडेंशियल सोसाइटी का मतलब क्या होता है। तो क्रेडेंशियल सोसाइटी में याद रखिएगा किसका विचार है? कॉलिंस का विचार है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो क्रेडेंशियल सोसाइटी में कॉलिंस ने यह बताने का प्रयास किया कि संघर्ष केवल संसाधनों का बात नहीं है, संघर्ष हर एक क्षेत्र में होता है और छोटे से छोटे स्तर पर, माइक्रो लेवल पर भी संघर्ष देखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष होता है शिक्षा के स्तर पर। आज आप देखिए, चाहे सिविल सेवा परीक्षा की बात हो या आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी संघर्ष कर रहे हैं लोग। उसमें भी संसाधन सीमित है, सीटें लिमिटेड है, पोस्ट लिमिटेड है और लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा के स्तर पर देखिए कि हर कोई आईआईटी तक पहुंच जाता है, क्या हर कोई आईएम तक पहुंच जाता है, हर कोई एम्स तक पहुंच जाता है, क्या सभी लोगों का नीट क्लियर हो जाता है? नहीं हो पाता है। इसी को समझाने का प्रयास किया कॉलिंस ने कि संघर्ष को केवल आर्थिक दृष्टिकोण से मत देखिए, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा। आर्थिक दृष्टिकोण से के अलावा माइक्रो लेवल पर देखेंगे तो संघर्ष पदों के लिए, सम्मान के लिए, डिग्री के लिए, ठीक है, हर क्षेत्र में होता है। जब शिक्षा में डिग्री के लिए संघर्ष होता है, यानी योग्यता के स्थान पर डिग्री मायने रखने लगती है, तब इस प्रकार का समाज खड़ा होता है जहां कुशलता, जहां योग्यता मायने नहीं रखती है, बल्कि आपके पास कौन सी डिग्री है ये मायने रखती है। ऐसी सोसाइटी को उन्होंने क्रेडेंशियल सोसाइटी कहा है। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके अलावा द सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी, ए ग्लोबल थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल चेंज। याद रखिए, दुनिया भर में जो बौद्धिक परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन का असर समाज पर क्या पड़ा है और समाज ने कहीं ना कहीं दुनिया भर के रिचुअल्स ने इंटेलेक्चुअल लोगों को कैसे प्रभावित किया है, इसके बारे में विचार प्रकट किया है कॉलिंस ने। इसके अलावा इंटरेक्शन रिचुअल्स चेंज 2004 में आई थी और अभी हम चर्चा कर भी रहे थे इस पर कि आपके इंटरेक्शन रिचुअल्स थ्योरी जो दी है, किसने दी है? आपकी कॉलिंस ने दी है। किताब कब लिखी गई? 2004 में लिखी गई। तो ये चारों किताबें आपको याद होनी चाहिए, इनकी ईयर भी याद होने चाहिए। मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे महत्वपूर्ण विचार आया क्रेडेंशियल सोसाइटी, उसकी चर्चा हमने करी है, आगे भी और डिटेल में करेंगे। यहां तक कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट है, क्वेश्चन हो तो पूछिए।
जी हाँ, योगेंद्र सिंह जो है आपका, ठीक है, वो टॉपिक भी करा दिया जाएगा आप सभी लोगों को, क्योंकि आधुनिकतावादी विचारधारा वाले से जुड़े रहे हैं, आधुनिकतावाद और पोस्ट मॉडर्निटी से भी। इसलिए योगेंद्र सिंह भले ही सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं किए जाता, लेकिन योगेंद्र सिंह से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। और 2021 में ही उनकी डेथ हुई है, और जाने माने समाजशास्त्री थे याद रखिए भारत के, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंचे हुए याद रखिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसे ही एक और एक आध लेक्चर में बीच में किसी भी समय, माफ कीजिएगा, रात को 9-10 बजे किसी भी समय एक आध लेक्चर और रख दिया जाएगा योगेंद्र सिंह पर भी, ठीक है। तो ऐसे बहुत से समाजशास्त्री हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे, जिन्होंने पीएचडी किया होगा उनको मालूम होता है। जैसे लीला दुबे हैं, जानी मानी समाजशास्त्री लीला दुबे हैं, ठीक है। बहुत से लोगों ने, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा उनके बारे में, लेकिन उनके बारे में मालूम होना चाहिए। ऐसे ही नीरा मजुमदार भी हैं, जिन्हें भारत में नारीवादी अध्ययन का जनक माना जाता है। तो बहुत से थिंकर ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी तो होनी चाहिए समाजशास्त्र के आपके विद्यार्थी होने के चलते। तो ऐसे कई सारे थिंकर को भी हम तैयार कर रहे हैं, वो भी आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की, यानी संघर्षवादी सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत किसका है? कॉलिंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि संघर्षवादी सिद्धांत क्या है वो तो हम पढ़ चुके हैं। हमने कार्ल मार्क्स भी पढ़ा है, हमने डेरेनहॉफ भी पढ़ा है, हमने क्रोजर को भी पढ़ा है। कॉलिंस का संघर्षवाद सिद्धांत क्या कहता है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो कॉलिंस ये कहते हैं, पहली बात तो ये कि समाज का आधार है संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। ऐसा कोई समाज बन ही नहीं सकता जो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का स्थान ना हो। आप सहयोग, अच्छी बात है, सहयोग जरूरी है, आत्मसात्मीकरण जरूरी है, एसिमिलेशन जरूरी है, अच्छी बात है। लेकिन यह कहना कि समाज में संघर्ष नहीं होता, समाज में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, तो भूल जाइए। समाज संघर्ष और प्रतिस्पर्धा बेस होता है सोसाइटी का। अगर समाज में संघर्ष ही नहीं हो रहा है, समाज में अगर प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, तो फिर समाज में परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन का बेस होता है संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। इसलिए समाज आधार है संघर्ष। किसने कहा? कॉलिंस ने कहा। क्लियर है? इसका मतलब कॉलिंस संघर्ष को किस रूप में देख रहे हैं? पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, नेगेटिव वे में नहीं देख रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन्होंने ये कहा कि समाज में जो संसाधन है, जो धन है, पद है, शिक्षा है, ज्ञान है, शक्ति है, वो काफी सीमित है और काफी सीमित लोगों के पास है। इन्हीं इन्हीं पाने के लिए ही क्या होता है? संघर्ष होता है। यानी संघर्ष का कारण क्या है? संघर्ष का कारण है स्त्रोत, यानी पावर किसके पास हो, यानी जिसके पास ज्यादा बड़ा पद होगा, ज्यादा पैसा होगा, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा ज्यादा ज्ञान होगा, ज्यादा पावर होगी, स्वाभाविक सी बात है ये हर सबको पास तो बराबर हो नहीं सकता। ये सीमित लोगों के पास ही होगा और समाज के उच्च वर्ग के पास ही होगा। तो ऐसे में ये होता है कि समाज का बहुसंख्यक वर्ग, जो बहुत बड़ी तादाद का वर्ग है, वो इससे वंचित रहता है और समाज के केवल सीमित लोगों के पास ही ये शक्ति होती है। इसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता है। तो ये भी मालूम पड़ गया कि कॉलिंस केवल पैसे को, कार्ल मार्क्स की तरह केवल आर्थिक कारकों को संघर्ष का एकमात्र कारक नहीं मानते। याद रखिएगा, जैसे तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? केवल आर्थिक कारक ही संघर्ष का कारक होता है, जबकि कॉलिंस ये कहना चाहते हैं कि नहीं, आर्थिक कारक तो है, लेकिन साथ ही साथ पद, शिक्षा, ज्ञान, शक्ति भी क्या है अपने आप में, ठीक है, संघर्ष का कारण बनती है। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरा, उनका ये पूरा सिद्धांत जो है किसके विचारों पर टिका हुआ है? कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर की परंपरा पर टिका हुआ है। क्योंकि कार्ल मार्क्स और वेबर दोनों ने, अगर दोनों के विचारों को मिला दिया जाए, क्योंकि वेबर क्या कहते हैं? वेबर कहते हैं पद, शिक्षा, नॉलेज, शक्ति, इसको बात फोकस करते हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी दी है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स केवल पैसे की बात करते हैं। और इन सब बात करते हैं, ये कौन सब बात करते हैं? ये बात करते हैं वेबर। यानी कार्ल मार्क्स और वेबर दोनों के विचारों से प्रभावित है कॉलिंस। इसी कारण कॉलिंस केवल एक बात को समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो केवल धन को ही संघर्ष का कारण नहीं मान रहे हैं, वो पद, शिक्षा, ज्ञान को भी संघर्ष का कारण मानते हैं, क्योंकि उन पर मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स दोनों के विचारों का प्रभाव है। तीन बातें क्लियर हो गई। तो संघर्षवादी सिद्धांत में कॉलिंस का पहला विचार क्या है? पहला विचार यही है कि समाज का आधार है संघर्ष, यानी संघर्ष को पॉजिटिव वे में लीजिए। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है, ये समाज का बेस है, ठीक है। दूसरा, संघर्ष केवल आर्थिक कारणों से नहीं होता, धन, पद, शिक्षा, ज्ञान, शक्ति भी कहीं ना कहीं संघर्ष को लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है, क्योंकि ये संसाधन सीमित लोगों के पास हैं, इसलिए लोग इन्हें पाने के लिए संघर्ष करते हैं। और तीसरा, ठीक है, कि कॉलिंस के संघर्षवाद पर किसका असर देखने को मिलता है? हमें वेबर और कार्ल मार्क्स दोनों के विचारों का असर देखने को मिलता है। तो ये तीन बातें क्लियर हुई संघर्षवाद के अंतर्गत। यहां तक क्लियर हुआ?
जी, वैश्वीकरण की क्लास हो चुकी है, ठीक है? वैश्वीकरण की क्लास हो चुकी है। वैश्वीकरण का एक पीडीएफ अपलोड कर दिया है हमने, जो वैश्वीकरण से जुड़ी एजेंसियाँ हैं। उसका लेक्चर नहीं हुआ क्योंकि आज संडे था। संडे को छुट्टी रहती है। लेकिन केवल राजस्थान पीएससी के सिलेबस के लिए ही संडे को क्लास रखी गई है, क्योंकि 1-2 टॉपिक बचे हैं राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के। आपको मालूम भी होगा, नोटिफिकेशन फिर से रीओपन हो चुका है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे थे राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनके लिए फिर से पोर्टल खोला गया है। यानी जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था वो तो तैयारी कीजिए, और जो लोग अभी हाल फिलहाल अगर आपका नेट सेट क्लियर हुआ है, ठीक है, तो भी आप भर सकते हैं, आपका पीएचडी हुआ है तो वो भी लोग भी आपके एपी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। रीओपन हुआ है, याद रखिए, पोर्टल राजस्थान पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। चलिए हम बात करते हैं संघर्ष सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। किसके सिद्धांत की? कॉलिंस के सिद्धांत की। तो कॉलिंस का सिद्धांत क्या है? वो 3 मूल बातें तो हमने समझ ली। अब इनका सिद्धांत क्या कहता है? इनके सिद्धांत की ये विशेषता है, ये कहते हैं कि समाज स्थिर नहीं है, बल्कि हमेशा संघर्षशील है, हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, हमेशा संघर्ष बना रहता है। अगर संघर्ष नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, तो समाज स्थिर हो जाएगा, जबकि समाज स्थिर नहीं होता, समाज में हमेशा बदलाव आता रहता है। इसका मतलब कॉलिंस क्या कह रहे हैं? कॉलिंस ये कहना चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन का कारण है संघर्ष। अगर संघर्ष नहीं होंगे तो समाज में परिवर्तन कैसे आएगा? दूसरा, शक्ति और संसाधन संघर्ष का मूल आधार है। पावर किसके पास है? रिसोर्सेस किसके पास है? क्योंकि ये पावर, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास रिसोर्सेस होगा, शक्ति होगी, वो शक्ति क्या सबको बांटेगा? नहीं बांटेगा। ये आदत होती है लोगों की, जिसके पास पावर होती है वो चाहता है पावर उसके पास हमेशा बनी रहे। बाकी लोग उस पावर को छीनने की कोशिश करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इसी कारण से संघर्ष पैदा होता है। तो संघर्ष का कारण क्या है? शक्ति और संसाधनों पर नियंत्रण। तीसरा, संघर्ष समाज को बदलता है और नए सामाजिक ढांचा बनाता है। क्योंकि जब संघर्ष होता है तो भाई नीचे के स्तर के लोग क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, और कहीं ना कहीं योग्यता के दम पर ऊंचा पद हासिल कर लेते हैं। और जो ऊंचे बैठे लोग हैं, जिनके पावर थी, वो धीरे धीरे निकम्मे हो जाते हैं, और एक समय के बाद उनकी अयोग्यता होती है, वो पद खाली हो जाता है, क्योंकि वो उसको शक्ति को, संसाधन को संभालने लायक होते नहीं है। स्वाभाविक साथ है। देखा जाए तो ये सिद्धांत कहीं ना कहीं, ये जो लाइन लिखी है, ये कहीं ना कहीं पेरेटो के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत की तरह लगती है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत भी यही कहता है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जब वो कमजोर हो जाते हैं, जब वो अयोग्य हो जाते हैं, तो नीचे के जो लोग हैं वो अपनी योग्यता को बढ़ाकर पद हासिल कर लेते हैं। इसी से सामाजिक परिवर्तन होता है। यही समझाने का प्रयास किया था पेरेटो ने आपके अभिजात वर्ग के परिभ्रमण में। वही विचार कहीं ना कहीं कॉलिंस के भी लगते हैं। कॉलिंस भी यही कहते हैं कि संघर्ष समाज को बदलता है और नए सामाजिक ढांचे बनाता है। नया सामाजिक ढांचे का मतलब क्या है? यानी जो समाज के निम्न तबके पर थे, हाशिए पर थे, उन्होंने अपनी योग्यता को बढ़ाया, अपनी क्षमताओं को बढ़ाया और पावर हासिल कर ली। इससे पूरा का पूरा ढांचा क्या हो गया? स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। चौथा, संघर्ष केवल वर्गों तक सीमित नहीं होता है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि संघर्ष केवल वर्गों में होता है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में हो रहा है, ठीक है, सामंतों में, कृषकों में हो रहा है, दास और मालिक में हो रहा है। संघर्ष केवल वर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि संघर्ष तो छोटे छोटे समूहों, हमारी अंतःक्रियाओं तक लेवल पर होता है। ठीक है, लोग घरों में भी संघर्ष करते हैं, अंतःक्रियाओं के स्तर पर संघर्ष करते हैं। नीट का एग्जाम जो होता है मेडिकल के लिए, वो भी अपने आप में संघर्ष है। यूपीएससी का एग्जाम भी संघर्ष है। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी संघर्ष है अपने आप में। तो संघर्ष बहुत छोटे स्तर तक होता है। हर किसान भी संघर्ष करता है कि भाई मेरी फसल अच्छी हो जाए, मेरी फसल की पैदावार अच्छी हो जाए, ठीक है, मुझे अपनी फसल का अच्छा पैसा मिल जाए। संघर्ष हर व्यक्ति स्तर पे कर रहा है। तो संघर्ष को केवल वर्गों तक सीमित मत कीजिए, बल्कि संघर्ष तो बहुत माइक्रो लेवल पर होता है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है। चाहे वो शिक्षा की बात करें, धर्म की बात करें, समाज की बात करें, या दैनिक जीवन में जो अंतःक्रिया करते हैं, इस अंतःक्रिया में भी क्या होता है? संघर्ष होता है। एक ऑफिस की बैठक जैसी है। कल्पना कीजिए आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, उस ऑफिस में भी संघर्ष हो रहा है इस बात को लेकर कि प्रमोशन किसका हो, ठीक है, बॉस को खुश कैसे रखा जाए, बॉस की एप्रिसिएशन कैसे पाई जाए, इस बात को भी संघर्ष हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है। तो संघर्ष हर स्तर पे होता है। तो ये सारी विशेषताएं किसके विचार की है, किसके सिद्धांत की है? कॉलिंस के सिद्धांत की है। तो कॉलिंस का सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पढ़ते समय, लेकिन इसको अगर सरल भाषा में समझा जाए तो बहुत आसान टॉपिक है कॉलिंस, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा? सूक्ष्म स्तर पर होता है। सूक्ष्म स्तर पर होता है तो कौन सा स्तर? क्योंकि कार्ल मार्क्स ने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी कि भाई संघर्ष तो केवल वर्गों में होता है, और हमारे दिमाग में केवल क्या आता है? पूंजीपति और मालिक, पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में संघर्ष, सामंतों और किसानों के बीच में संघर्ष, दास और मालिकों के बीच संघर्ष।
तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बेसिस पर कार्ल मार्क्स ने केवल वर्गों के आधार पर संघर्ष को समझाया, लेकिन कॉलिंस ने कहा कि नहीं, वर्गों के स्तर पर नहीं, बहुत छोटे स्तर पर भी संघर्ष होते हैं। परिवार में, दफ्तर में, स्कूल में, कॉलेज में, राजनीति में हर व्यक्ति पदों को लेकर, संसाधनों को लेकर, शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करता ही रहता है। और यही प्रतिस्पर्धा क्या है? संघर्ष का ही तो एक स्वरूप है अपने आप में। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये है संघर्षवादी विचारों की विशेषताएं, कॉलिंस के संघर्षवाद की विशेषताएं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अगर यहां तक क्लियर नहीं हुआ है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए अपना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, इनके विचारों में और डिटेल में जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आसान तो नहीं है कि 4 लाइन पढ़ के ही छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कॉलिंस के संघर्षवादी सिद्धांत को हमें डिटेल पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण पहली बात, उन्होंने इनका जो विचार है वो ये है शक्ति का स्रोत। कॉलिंस अपने संघर्षवादी सिद्धांत में शक्ति के स्रोत पर फोकस करते हैं। उन्होंने कहा समाज में संघर्ष क्यों हो रहा है? संघर्ष इसलिए हो रहा है क्योंकि शक्ति का स्रोत किसके पास है, इस शक्ति के स्रोत को पाने के लिए संघर्ष हो रहा है। अब ये शक्ति का स्रोत डिग्री भी हो सकती है, नौकरी भी हो सकती है, पद भी है, ठीक है, धर्म भी है, कानून भी है, न्यायपालिका भी है, पावर भी है, राजनीतिक भी है, सांस्कृतिक भी है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे हाथ में पावर आ जाए। तो शक्ति कहां पर केंद्रित है? जैसे मान लीजिए बहुत से लोग, आजकल एक नया ट्रेंड चला है यूट्यूबर बनने का। ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बड़ा सा बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं। जैसे भाई कोई व्यक्ति टेक्निकल देखा जाए, जैसे आपका टेक गुरु हैं या 1-2 लोग हैं, अब वो बहुत बड़े सब्सक्राइबर बन गए, 20 मिलियन 25 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। तो हर व्यक्ति ने रिव्यू देना शुरू कर दिया एक ही मोबाइल फोन का, लेकिन वो भूल गए कि उन्होंने 2011-12 में ये काम शुरू किया था। इसलिए 10-12 साल में उनका समय खर्च हुआ है, 10-12 साल के बाद वो 25 मिलियन तक पहुंचे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हम कल ही अपना 10 लाख का सेटअप जमाएं और 10 लाख के सेटअप से अचानक से 10 लाख व्यू आ जाए, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। तो ये जो संघर्ष हो रहा है, ये भी तो संघर्ष है अपने आप में। आपका भी संघर्ष है कि हमें भी टेक गुरु बनना है, हमें भी टेक्निकल गुरुजी वाला सब्सक्राइबर चाहिए, हमें बेस चाहिए। यही चीज होती है। तो संघर्ष क्या है? शक्ति का स्रोत क्या है, उसको लेकर है कि दुनिया हमें भी पहचाने। यानी पहचान का संकट भी है, पॉलिटिकल पावर भी है, संपत्ति भी है। यानी हर एक मायने में संघर्ष छुपा हुआ है। यानी हर संघर्ष की जड़ क्या है? शक्ति का स्रोत। यानी शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर महत्वपूर्ण होता है संघर्ष के लिए। जिसके पास संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा होगी, सीधी सी बात है, ठीक है, वो व्यक्ति ताकतवर होगा। और हर व्यक्ति जिसके पास ये नहीं होगा वो इसे पाने की कोशिश करेगा। तो आसान भाषा में कहें तो कॉलिंस का कहना यही है कि क्या है संघर्ष का कारण? संघर्ष का कारण है शक्ति का स्रोत। यानी संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ये सभी क्या है? शक्ति के स्रोत हैं और इसी के लिए संघर्ष होता है। ठीक है, अब इस संघर्ष में क्या होता है? स्रोत जितना अधिक ताकतवर होगा वह उतना ही अधिक शक्तिशाली भी होगा। यानी पावर जितनी किसकी, जैसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री का पद, पॉलिटिशियन तो सभी हैं, छुटमुट नेता भी पॉलिटिशियन कहलाते हैं अपने आप में, लेकिन प्रधानमंत्री का पद, कैबिनेट का पद, मुख्यमंत्री का पद काफी ताकतवर होता है। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण होता है कि पद, स्रोत कितना ताकतवर होगा, संघर्ष भी उतना ही ज्यादा होगा। कोई व्यक्ति विधायक बनने के लिए संघर्ष कर रहा है और कोई व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है विधायक से ज्यादा पावर कैबिनेट मिनिस्टर में है, तो वहां पर ज्यादा संघर्ष होगा। कोई व्यक्ति वार्ड मेंबर बनना चाहता है, पार्षद बनना चाहता है, तो संघर्ष कम होगा क्योंकि केवल वार्ड मेंबर की बात कर रहा है। लेकिन कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो संघर्ष और बड़े पैमाने पर होगा। यानी जितना ज्यादा शक्ति का बड़ा स्रोत होगा, संघर्ष उतना ही अधिक होगा। क्लियर हुआ तक? तो ये स्टेटमेंट कभी कभी कथन के रूप में ये कथन पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है? कि स्रोत जितना ताकतवर होगा, संघर्ष उतना ही भयावह होगा, संघर्ष उतना ही ज्यादा होगा। ये कथन किसने दिया? कॉलिंस ने दिया है। अब यहां बात हम करें, यहां तक क्लियर है? डाउट है? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। जहां पर भी ना समझ में आए, ये मत सोचिएगा कि बस सुन लिया लेक्चर, आराम से सोफे पे लेटे हुए, ठीक है, पलंग पे लेटे हुए, बिस्तर पे लेटे हुए लेक्चर देख रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस को इस तरह से लेते हैं तो फिर ऑनलाइन क्लासेस को बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, टीचिंग कर रहे हैं तो पहले तो आराम से बैठिए जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं, और थोड़ा सा नोटिंग करते जाइए जो जो पढ़ाता जा रहे हैं, क्योंकि नोटिंग करने से ही आप क्लास में इन्वॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि लाइव क्लास चल रही है। अगर आप क्लास में इन्वॉल्व होना है तो आप लिखना शुरू कीजिए। यानी जो भी यहाँ काम की बातें पढ़ाई जा रही हैं या स्टेटमेंट बताया जा रहा है या किताब का नाम बताया जा रहा है, उसको लिखते जाइए। इससे ये होगा कि 45 मिनट या 1 घंटे के लेक्चर में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, बाद में आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। और जहां आप इस लेक्चर को केवल बिस्तर पे लेटे हुए और आराम सोफे पे बैठे हुए देख रहे होंगे, तो आप केवल सुनेंगे और सुन के आप छोड़ देंगे। ये टॉपिक आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा, समय की बर्बादी फिर ज्यादा होगी, क्योंकि एक ही चीज को 4 बार कौन देखेंगे आप? ठीक है, इसलिए डाउट क्वेश्चन हो तो पूछा कीजिए,
लाइव क्लासेस का यही फायदा होता है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर देना होता तो बड़ा आसान है हमारे लिए पढ़ाना। हम एक ही दिन में 4-5-10 लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दें। लेकिन एक दिन में हम 2 से 3 लेक्चर ही क्यों पढ़ाते हैं? ताकि लाइव लेक्चर आप तक पहुंचे। लाइव क्लासेस ही काम की होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर किसी काम का नहीं होता। चलिए, अब हम बात करते हैं कॉलिंस की बात चल रही थी। अब कॉलिंस का सिद्धांत ये भी कहता है कि संघर्ष का आधार क्या है? स्रोत है। और ये स्रोत क्या हो सकता है? ये आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है। इसको आसान भाषा में समझिए, बहुत से लोगों के लिए पैसा पावर होता है, बहुत से लोगों के लिए पॉलिटिशियन पावर का स्रोत होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि खूब पैसा कमा ले, अरबपति बन जाए तो हमारे हाथ में पावर आ जाएगी। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, जो पॉलिटिकल पावर चाहते हैं, जो संसद पार्लियामेंट में पहुंचना चाहते हैं, उनको मालूम है कि असली पावर राजनीति में है। बहुत से लोग सोचते हैं हम गुंडा बन जाएं, ठीक है भाई, गैंग बना लें तो हमारे पास पावर आ जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं हम धर्म गुरु बन जाएं, तो धर्म गुरु बनते ही हमारे पास पावर आ जाएगी। यानी पावर का अलग अलग सोर्स होता है। बहुत सी पावर पॉलिटिशियन के पास है, बहुत सी लोगों के पास लगता है कि भाई उद्योगपति पावरफुल होते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि धर्मगुरु पावरफुल होते हैं। यही कारण है कि शक्ति के स्रोत अलग अलग होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग स्रोतों में चलना शुरू करता है। कुछ लोग पॉलिटिक्स के पीछे भागते हैं क्योंकि उनको पावर चाहिए, कुछ लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं क्योंकि उनको पावर चाहिए, आर्थिक ताकत चाहिए। कुछ लोग धर्मगुरु की तरह आज का यूट्यूब बनाने लगते हैं, यूट्यूब पर रील बनाने लगते हैं ताकि उनको लगता है कि इससे फॉलोअर्स बढ़ेंगे और हमारा पूरा धंधा चल पड़ेगा। तो कई प्रकार के आजकल हम स्रोत देखने को मिलते हैं क्योंकि हर जगह शक्ति मौजूद है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो स्रोत होता है, याद रखिए, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, वो विनिमय होता है। वो गैर बराबरी वाले समूह के बीच होता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज होता है, क्योंकि बस सबके पास नहीं है, कुछ लोगों के पास है। वो कुछ लोगों से तो आपको छीनना पड़ेगा या तो अति योग्य होना पड़ेगा कि आपको प्राप्त हो जाए। ये जो विनिमय होता है वो गैर बराबरी होता है, सबको नहीं मिलता बराबर। यानी शक्ति का स्रोत सबको बराबर नहीं मिला है, ठीक है, सबके पास बराबर शक्ति नहीं है। बस यही विनिमय जो है, वो गैर विनिमय जो है, यही संघर्ष का कारण है। ठीक है, तो पहला विचार तो यहीं से सुभर का सामने आता है कि कॉलिंस ने शक्ति को, स्रोत को शक्ति आपके संघर्ष का कारण माना है। ठीक है, और ये स्रोत ही अपने आप में जितना बड़ा स्रोत होगा, संघर्ष भी उतना ही अधिक होगा। अब यहां बात आती है कि कॉलिंस ने शक्ति के जो स्रोत हैं इनको कितने भागों में बांटा है। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो कॉलिंस ने शक्ति के स्रोतों को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से 4 स्रोत हैं? पहला है भौतिक और तकनीकी स्रोत, जिसमें संपत्ति आती है, शिक्षा है, कुशलता आती है। दूसरा होता है शारीरिक आकर्षण, ठीक है, शक्ति का स्रोत मानते हैं। तीसरा है संख्या और जाति, और चौथा है सांस्कृतिक और परंपराएं। अब इसको ध्यान समझिएगा। कॉलिंस कहते हैं कि इन 4 चीजों में शक्ति निहित है और इन 4 चीजों को पाने के लिए ही लोग संघर्ष करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भौतिक और तकनीकी स्रोत पर पीछे भागते हैं, संपत्ति के पीछे, राजनीतिक शक्ति के पीछे, ठीक है, शिक्षा के पीछे, कुशलता के पीछे। उनको लगता है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो पावर मिल जाएगी, पैसा कमा लेंगे। बहुत से लोग लगता है कि हम कहीं ना कहीं, ठीक है, जितनी ज्यादा संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं उससे हमारी पावर आएगी। बहुत से लोगों को लगता है कि हम शारीरिक आकर्षण, बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, उनको लगता है कि सुंदर दिखने से उनका पैसा आ जाएगा और पैसे से पावर आ जाएगी। जैसे मॉडल हैं या अभिनेता बनना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, तो उनको शारीरिक आकर्षण ही शक्ति का स्रोत रखता है। इससे लगता है कि मॉडलिंग करेंगे तो फिल्मों में आने की संभावना हमारी ज्यादा हो जाएगी। हम गोरे दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे तो फिल्मों में आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तीसरे है संख्या और जाति। बहुत से लोगों को लगता है कि पावरफुल, जितनी ज्यादा हमारे पास जनाधार होगा, जितनी हमारे अनुयायी होंगे, उतनी हमें पावर मिल जाएगी। और चौथा है सांस्कृतिक परंपराएं। चौथे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। उनको लगता है कि हम जब कल्चर में अगर सुपीरियर हो जाएं, अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करें, अपनी परंपराओं को रिप्रेजेंट करें, तो हमारे मानने वाले लोग भी हमारे ज्यादा होंगे और समाज में हमें पावर भी मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है। तो ये भी अपने आप में 4 स्रोत बताए हैं कॉलिंस ने। तो ये 4 स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलिंस के अनुसार शक्ति का क्या स्रोत नहीं है, क्योंकि यही शक्ति का स्रोत ही संघर्ष का कारण भी है। ठीक है, चलिए अब दूसरा विचार आता है शक्ति और संसाधनों का संघर्ष। भाई शक्ति सबके पास है क्या? सबके पास संसाधन है? नहीं है। ये तो कॉलिंस ने पहले ही बात कहा कि गैर विनिमय होता है, यानी ये एक्सचेंज सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबके पास पावर बराबर हो। तो हर समाज में कुछ लोगों के पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा साधन रखते हैं, और समाज में कुछ लोगों के पास क्या है, ताकतवर लोग जो है वो अपने हितों को बचाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। ठीक है तो कमजोर लोग क्या करते हैं? कमजोर लोग इन नियमों को बनाए रखने की चुनौती देते हैं। क्यों? क्योंकि समाज के कुछ लोगों के पास पावर थी, पावर उनके पास ज्यादा होगी, स्वाभाविक सी बात है, तो अपने हितों के बारे में सोचेंगे। दुनिया में ऐसा कौन है जो पावरफुल भी हो, सबके बारे में सोचे?
कभी नहीं सोचेगा, वो हमेशा अपने हितों के बारे में सोचेगा। ऐसे में जो समाज का कमजोर वर्ग है, जिसके पास ताकत नहीं है, वो तो पिछड़ जाएगा ना, स्वाभाविक सी बात है। और ताकतवर लोगों ने क्या किया? ताकतवर लोगों ने नियम भी ऐसे बना दिए। नियम क्यों बनाएगा? ताकि ताकत हमेशा उनके पास रहे, उनके बच्चों के पास रहे, उनके उस वर्ग के पास रहे, समुदाय के पास रहे। तो कमजोर वर्ग इन नियमों को मानने की मनाही करेगा, उससे स्वाभाविक सी बात है। इस कारण से क्या होगा? समाज में संघर्ष होगा। यानी शक्ति किसके पास है, संसाधन किसके पास है, यही संघर्ष को भी कहीं ना कहीं बीज बोते हैं। ये शक्ति और संसाधनों की लड़ाई ही संघर्ष का कारण है। तो आपके कॉलेज के विचार काफी सामान्य हैं, बस किताबों ने केवल जटिल भाषा में लिखकर इसको बहुत जटिल बना दिया है। अब आते हैं ज्ञान और शिक्षा का संघर्ष। इसमें भी देखिए क्या कहना चाहते हैं कॉलिंस। कॉलिंस कहते हैं कि शिक्षा सिर्फ सीखने का साधन नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धा का मैदान है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बाद एक शब्द का इस्तेमाल किया, प्रतिस्पर्धा का मैदान। अब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट ही आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि भाई शिक्षा सिर्फ सीखने का साधन नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धा का मैदान है। अब यहाँ पे एक शब्द आया शिक्षा, ठीक है, और शिक्षा आपके सिलेबस में अलग से पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। यानी इस लाइन को आप अपने शिक्षा वाले टॉपिक में भी लिख सकते हैं, एजुकेशन वाले टॉपिक में। यूनिट नंबर 10 में, यूजीसी नेट में यूनिट नंबर 10 में शिक्षा में अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, इस तरीके से सिलेबस में शामिल किया गया है। यूनिट नंबर 4 में भी शिक्षा को शामिल किया गया है यूजीसी नेट में। झारखंड पीजीटी में भी शिक्षा को शामिल किया गया है। बिहार पीजीटी में भी शिक्षा को शामिल किया गया है, और राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी शिक्षा को शामिल किया गया है। यानी शिक्षा वाले टॉपिक में आप इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि शिक्षा केवल सीखने का माध्यम नहीं है, आप एक प्रकार से किसका मैदान है? प्रतिस्पर्धा का मैदान है। ये कथन किसका है? ये कथन है कॉलिंस का। बन गया क्वेश्चन। तो कभी कभी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक्स को भी रिलेट कर दिया कीजिए, लिंक कर दिया कीजिए। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि डिग्री, सर्टिफिकेट समाज में शक्ति और प्रतिस्पर्धा पाने के साधन बन चुके हैं। यानी जिसके पास जितनी बड़ी डिग्री होगी, उतनी ही उसके पास संसाधनों आने की, शक्ति प्राप्त करने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपने केवल बीए किया है और सामने वाले ने एमबीबीएस किया है, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी सैलरी, उसकी सैलरी में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। ग्रेजुएट आप भी हैं, ग्रेजुएट वो भी है, लेकिन उसके पास जो डिग्री है वो ताकतवर डिग्री एमबीबीएस है। आपने एमए किया है, सामने वाले ने एमडी किया हुआ है, ठीक है, तो आपकी उसकी सैलरी में जमीन आसमान का अंतर होगा। हो सकता है जितनी सैलरी आपकी महीने की हो, उसकी एक दिन की सैलरी हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में डिग्री और सर्टिफिकेट के पीछे लोग भागना शुरू करते हैं, क्योंकि डिग्री ही सर्टिफिकेट के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, संघर्ष शुरू होता है। हर व्यक्ति जेएनयू से पढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति हार्वर्ड से पढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ना चाहता है, करोड़ीमल कॉलेज तक पहुंचना चाहता है, सेंट स्टीफन कॉलेज तक पहुंचना चाहता है। क्यों पहुंचना चाहता है? उसको मालूम है यहाँ की डिग्री, यहाँ का सर्टिफिकेट बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इससे यह होता है कि इससे क्रेडेंशियल सोसाइटी क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्रेडेंशियल सोसाइटी का मतलब होता है कि जहां योग्यता, कुशलता मायने नहीं रखती है, केवल डिग्री मायने रखती है, और यही डिग्री और सर्टिफिकेट के लिए समाज में संघर्ष पैदा होने लगता है। तो कॉलिंस ने शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में जो संघर्ष है, उसको भी समझाने की कोशिश की है। यानी देखिए कि कहीं ना कहीं कॉलिंस का जो संघर्षवादी विचार है वो काफी व्यापक है। वो आपके देखा जाए डेरेनहॉफ, कॉलिंस, आपकी जगह क्रूजर, डेरेनहॉफ और कार्ल मार्क्स की तुलना में कॉलिंस का संघर्षवादी विचार काफी व्यापक है। वो हर एक क्षेत्र की बात करता है, हर एक क्षेत्र में संघर्ष को समझाने की बात करता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी संघर्ष को देखता है कॉलिंस, और कॉलिंस कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो संघर्ष है वो डिग्री और सर्टिफिकेट का है, और इसी से एक समाज खड़ा हो जाता है जिसे क्रेडेंशियल सोसाइटी कहते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जो कुशलता, योग्यता पर फोकस नहीं करती, जो केवल डिग्री और सर्टिफिकेट पर फोकस करती है, ठीक है, उसी को अहमियत देती है। अब तीसरा यहां से पक्ष आता है संघर्षवादी सिद्धांत में कॉलिंस का, कि दैनिक जीवन में संघर्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यानी कॉलिंस ने बताया कि संघर्ष बड़े स्तर पर नहीं होता है, वर्गीय स्तर पर नहीं होता है, हमारी दैनिक जीवन में भी, हमारी बातचीत में, हमारे संबंधों में भी संघर्ष होता है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से लोग आपस में बातचीत करते 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 झगड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी हमारे संवाद में, हमारे संवाद में इस्तेमाल होने वाक्यों में भी, सेंटेंस में भी संघर्ष के बीच छुपे होते हैं। कभी कभी बातचीत करते करते हम टोन का इस्तेमाल बदल देते हैं, थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा सा कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो भी संघर्ष खड़ा हो जाता है। तो संघर्ष कोई ऐसा नहीं है कि वर्गों के बीच में होता है, हमारे दैनिक जीवन में भी संघर्ष चलता ही रहता है। हमारे ऑफिस में कर्मचारियों के बीच में, कक्षा में अध्यापकों के बीच में, छात्रों के बीच में, हर स्तर पर संघर्ष चल रहा है, ठीक है। इसलिए संघर्ष को केवल वर्ग स्तर पर मत देखिए, हमारे दैनिक जीवन भी संघर्ष से भरा हुआ है। ये किसका विचार है? ये विचार भी है कॉलिंस का।
ठीक है। इसके अलावा सूक्ष्म समाजशास्त्र माइक्रो सोशियोलॉजी की बात करी है और इसमें भी संघर्ष को जोड़ने के प्रयास किया है कॉलिंस ने। कॉलिंस कहते हैं कि संघर्ष को सूक्ष्म स्तर पर देखा जाना चाहिए। केवल आप वर्ग के स्तर पर मत देखिए, आप छोटे से छोटे स्वरूप के स्तर पर देखिए। ठीक है, इसी के लिए उन्होंने इंटरेक्शन रिचुअल्स की विचारधारा को जोड़ा। इंटरेक्शन रिचुअल्स क्या होता है? जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, किसी का अंतःक्रिया करते हैं, उस अंतःक्रिया से भी संघर्ष पैदा होने की संभावना होती है। वो अंतःक्रिया भी संघर्ष को पैदा कर सकती है। इसी के लिए उन्होंने इंटरेक्शन रिचुअल्स की बात करी है। इसमें होता क्या है? इसमें एक शब्द आया रिचुअल्स, यानी जब इंटरेक्शन आप करते हैं तो हर व्यक्ति अलग अलग संस्कृति का होता है, अलग अलग परंपराओं को मानने वाला होता है और हर व्यक्ति अपनी परंपराओं को अहम मानता है। हर व्यक्ति अपने धर्म, अपने संप्रदाय को अहम स्थान देता है, अपनी संस्कृति को सर्वोच्च मानता है। इंटरेक्शन के दौरान ये रिचुअल्स ही अपने आप में क्या कर देते हैं? संघर्ष पैदा करा देते हैं। ठीक है, ये भी अपने आप में संघर्ष के रूप में है और ये बहुत छोटे स्तर पर जाकर संघर्ष को स्टडी करने का प्रयास किया कि हमारी परंपराएं, हमारे मूल्य, हमारी अंतःक्रिया ही संघर्ष का कारण बन जाती है कभी कभी। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये तो हो गए किसकी थ्योरी? ये संघर्षवादी विचार जो है कॉलिंस का, ये पूरा होता है। नॉर्मली आपने किताबों में संघर्षवादी सिद्धांत में ये सब बातें पहले भी पढ़ी होंगी, कोई नया चीज नहीं पढ़ी हमने, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया टॉपिक? अब आते हैं इंटरेक्शन रिचुअल्स थ्योरी क्या है। ये दूसरा सिद्धांत है, संघर्षवादी सिद्धांत पूरा होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कॉलिंस का इंटरेक्शन रिचुअल्स थ्योरी क्या है। यहां पे समझने का प्रयास कीजिए। पहली बात तो कॉलिंस ने अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी 2004 में। किताब का नाम क्या था? इंटरेक्शन रिचुअल्स चेन। यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है किताब के लेखक कौन है और किताब कब पब्लिश कब हुई थी? 2004 में। इस किताब में इन्होंने ये बताया कि जो समाज है, हमारी सोसाइटी है, वो केवल बड़े बड़े ढांचों से, क्लास, स्टेटस या इकोनॉमी से नहीं बनी है, बल्कि हमारे जो दिन प्रतिदिन के इंटरेक्शन होते हैं, दिन प्रतिदिन के आमने सामने की जो बातचीत होती है, फेस टू फेस हम लोगों से मिलते हैं, समाज इससे बनता है। तो समाज बड़े बड़े वर्गों से, समाज कास्ट सिस्टम से, क्लास सिस्टम से, समाज इकोनॉमी से, ठीक है, या समाज स्टेट से नहीं बनता है। समाज तो इंटरेक्शन से बनता है और इसकी चर्चा तो हम पहले भी कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि समाज कैसे बनता है? समुदाय से बनता है। समुदाय कैसे बनते हैं? समुदाय समूह से सामाजिक समूह से बनते हैं। और सामाजिक समूह कैसे बनता है? सामाजिक समूह सामाजिक संबंधों से बनते हैं। और सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं? सामाजिक संबंध इंटरेक्शन से बनते हैं। और इंटरेक्शन किसके बीच में होता है? इंटरेक्शन व्यक्ति के बीच में होता है। इसलिए समाज की मूल इकाई क्या है? व्यक्ति। अगर व्यक्ति ही नहीं होगा तो इंटरेक्शन किसके बीच में होगा? और इंटरेक्शन नहीं होगा तो सोशल रिलेशन कैसे बनेंगे? इसका मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं कॉलिंस का विचार भी वही है। कॉलिंस भी व्यक्ति को ही अहम स्थान दे रहे हैं समाज में कि अगर व्यक्ति नहीं होगा तो इंटरेक्शन नहीं होगा और इंटरेक्शन नहीं होगा तो सोसाइटी बनेगी कैसे। तो यही समझाने का प्रयास किया कि समाज बड़े बड़े वर्गों की जो बात करते हैं, पूंजीवाद और कार्ल मार्क्स का विचार है, पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग, तो वर्गों से समाज नहीं बनता है। ठीक है, धार्मिक विचारों से समाज नहीं बना है, समाज पैसे से नहीं बना है, समाज राज्य की अवधारणा से नहीं बना है, राजा महाराजों से समाज नहीं बना है। समाज बना है लोगों की आमने सामने की बातचीत करने से, इंटरेक्शन से बना है। मान लीजिए आप किसी एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां 500 फ्लैट बने हुए हैं, लेकिन उस 500 फ्लैट के लोग आपस में दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, तो क्या उसे आप सोसाइटी कहेंगे? क्या उसे आप समाज कहेंगे? नहीं, आप उसे समाज नहीं कहेंगे क्योंकि लोगों के बीच बातचीत ही नहीं होती है, लोगों के बीच कोई संवाद ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में वो सोसाइटी नहीं कहलाएगी। सोसाइटी वो तभी कहलाएगी जब लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे, देखिए लोग एक प्रकार से इंटरेक्शन करेंगे, अभी तो वो सोसाइटी कहलाएगी। यही विचार किसने दिया है? कॉलिंस ने दिया है। तो कॉलिंस कहते हैं कि समाज का निर्माण क्लास, स्टेटस, पावर, पैसे से नहीं होता, आमने सामने के संपर्कों से होता है। ये संपर्क के लिए क्या होता है? इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है, अंतःक्रिया करना बहुत जरूरी है। जब लोग आपस में मिलते हैं तो बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान क्या होते हैं? धीरे धीरे एक रिचुअल्स दोहराने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, ठीक है भाई, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं या आप अपने लिफ्ट से निकलते हैं, ठीक है, अपनी सोसाइटी में, और लिफ्ट से नीचे आते हैं तो रोज आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप नीचे आते हैं ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए। उसी समय कोई भी 2-3 लोग और आपको डेली मिलते हैं लिफ्ट में, तो डेली आप जब उनसे बातचीत करते हैं तो एक परम रिचुअल्स बन जाता है हाय हेलो कहने का, नमस्कार करने का। ये जो रिचुअल्स बनते हैं इसी से समाज बनता है। तो समाज बनाने के लिए बड़े 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 वर्ग या पैसा नहीं चाहिए, स्टेट नहीं चाहिए, संसाधन नहीं चाहिए
केवल रिचुअल्स और रिचुअल्स को लगातार दोहराए रखते रहने से इंटरेक्शन के कारण रिचुअल्स बनते हैं। ये रिचुअल्स लगातार चलते रहते हैं। हम लोगों से हाय हेलो करते रहते हैं, जय श्री राम बोलते रहते हैं, नारे आपके एक प्रकार से हाय हेलो नमस्कार जय श्री राम, ये सब चलता रहता है इंटरेक्शन। इसी इंटरेक्शन से सोसाइटी बनती है। इसी इंटरेक्शन के दौरान हम अजनबी लोगों से भी बातचीत करते हैं और धीरे धीरे अजनबी भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, यही समझाने का प्रयास किया है किसने, आपके कॉलिंस ने। ठीक है। शोभा जी, डेरेनहॉफ की क्लास हो चुकी है। डेरेनहॉफ का लेक्चर जो है वो पढ़ाया जा चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो इंटरेक्शन रिचुअल्स जो होते हैं वो इसके क्या क्या कौन कौन से घटक हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता भी है। तो कॉलिंस ने इंटरेक्शन रिचुअल्स के 4 घटक बताए हैं। कितने घटक बताए हैं? 4 घटक बताए हैं। ये 4 घटक बहुत जरूरी हैं समाज में सफल इंटरेक्शन के लिए। यानी अगर समाज को अगर बनाना है तो ये 4 घटकों की बहुत जरूरत होगी। अगर इंटरेक्शन के दौरान ये 4 घटक नहीं है तो इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, रिचुअल्स डेवलप नहीं हो पाएंगे और सोसाइटी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सबसे पहला घटक है शारीरिक उपस्थिति। व्यक्ति का उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए समाज में सभी लोग अपने घरों में कैद हो जाएं, अपने घरों में बैठ जाएं और हर व्यक्ति व्हाट्सएप कॉल के द्वारा एक दूसरे से बातचीत करने लगे। एक समय के बाद इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि केवल फॉर्मेलिटी रह जाएगी, क्योंकि बनावटीपन ज्यादा आ जाएगा व्हाट्सएप की कॉल में। अगर मिलोगे नहीं आप किसी से, आप शारीरिक उपस्थिति आपकी होगी नहीं, तो शारीरिक उपस्थिति से ही आपका हाव भाव मालूम पड़ता है। ठीक है, आपका बातचीत करने का लहजा मालूम पड़ता है। तो सबसे पहला जरूरी है शारीरिक उपस्थिति। अगर शारीरिक उपस्थिति नहीं है, व्यक्ति वहां मौजूद ही नहीं है, तो इंटरेक्शन नहीं हो सकता, अंतःक्रिया नहीं हो सकती। दूसरा, एक ही फोकस पर ध्यान। अगर आपको लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सामने वाले का ध्यान आपकी बात पर है ही नहीं, आप लोगों को जय श्री राम बोल रहे हैं, सामने वाले से कुछ सामने आ रहा है, आप हाथ बढ़ा रहे हैं, वो आपको फोकस ही नहीं कर रहा कि आप कौन है, तो आपको अनसुना सा कर रहा है, तो क्या इंटरेक्शन हो पाएगा? नहीं। इंटरेक्शन की जरूरी है कि सभी लोगों का एक ही बात पर फोकस हो। ठीक है। तीसरा, भावनाओं की साझा ले। ठीक है, सामने वाले की भावना और आपकी भावना मेल खानी चाहिए। अगर एक जैसी भावनात्मक नहीं है, मान लीजिए अभी जैसे कल से देखिए नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, अब किसी व्यक्ति में उत्साह है, किसी में नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? आपकी कॉलोनी में अगर मान लीजिए देवी जी की स्थापना हो रही है, झांकी लग रही है और आधे लोग आ रहे हैं, आधे बेमन से आ रहे हैं, तो ऐसे में कैसे समाज में स्थापित होगा? समाज तभी स्थापित होगा जब सभी लोगों में एक समान उत्साह होगा। ठीक है, अब किसी की डेथ हो गई आपके मोहल्ले में, उसमें कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, तो अच्छा लगेगा क्या? समाज स्थापित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इंटरेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो भाई किसी की डेथ हो गई, आधे लोग हंस रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए भावनाओं में साझल्य होना बहुत जरूरी है इंटरेक्शन के लिए। यानी सबकी एक समान भावना होनी चाहिए घटना विशेष के संदर्भ में या क्रिया विशेष के संदर्भ में। और चौथा है सीमा निर्धारण। समूह यह तय करे कि हम कौन हैं। कहीं ना कहीं इंटरेक्शन की जरूरी भी है कि आपको अपनी समझ भी हो, सामने वाले की उपस्थिति भी मालूम हो, सामने वाले की भी समझ हो। याद रखिए, तभी इंटरेक्शन प्रॉपर हो पाएगा, तभी समाज में स्थायित्व बना रह पाएगा। तो देखा जाएगा तो कॉलेज का ये विचार काफी अटपटा सा लगता है। कभी कभी लगता है कि इंटरेक्शन इंटेलेक्चुअल्स के माध्यम से वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन देखा जाए तो कॉलेज इस विचार के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारी दैनिक जीवन की जो अंतःक्रियाएं हैं, ये हमारे समाज का निर्माण करती हैं। समाज का निर्माण पैसे से नहीं हुआ है। समाज का निर्माण जैसा कि दुर्कहेम ने कहा था सुइजिनेसिस है। समाज सुइजिनेसिस नहीं है। सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक क्रियाओं से समाज नहीं बना है। समाज तो केवल आप और हमारे बात करने से बन जाता है। केवल संवादों से समाज बना है, केवल अंतःक्रियाओं से समाज बना है। बहुत छोटी सी बात, बहुत गंभीर बात है, लेकिन गंभीर बात को कॉलिंस ने काफी जटिल तरीके से समझाने की कोशिश करी। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत से सिलेबस में कॉलिंस है ही नहीं, या बहुत से लोग पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरेक्शन रिचुअल से समाज में परिणाम क्या निकलते हैं। तो जब हम लोगों से संवाद करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो कॉलिंस कहते हैं इससे एक भावनात्मक ऊर्जा पैदा होती है। याद रखिए, एक इमोशनल एनर्जी क्रिएट होती है, समाज में एकता की भावना पैदा होती है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही एकता समाज में संघर्ष भी पैदा करती है और संघर्ष का समाधान भी करती है। दूसरा, समूह में एकजुटता पैदा करती है। अगर आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, हम की भावना पैदा होगी, पहचान ज्यादा बनेगी, लोग समाज में एक ही उद्देश्य के लिए कहीं ना कहीं मेलजोल बढ़ेगा, सहयोग की भावना पैदा होगी। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं समूह एकजुटता को पैदा करता है, इंटरेक्शन रिचुअल्स। तीसरा, नैतिक मापदंड। साझा रिचुअल्स लोगों में क्या सही है क्या गलत है को लेकर मान्यताएं तय करते हैं। यही मान्यताएं आने वाली पीढ़ी को भी पहुंचाई जाती हैं।
अगर समाज में लोग संवाद ही नहीं करेंगे तो कैसे तय होगा कि क्या सही है क्या गलत है? क्या सही है क्या गलत है, ये संवाद से ही तय होगा ना, लोगों के आपसी विचार विमर्श से तय होगा ना, जहां सभी लोग मिलकर किसी एक बात को कहेंगे कि ये सही परंपरा है, ये गलत परंपरा है। इसके अलावा चिन्ह और प्रतीक, देखिए हर समाज में रिचुअल्स में कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, नारे का इस्तेमाल होता है, चिन्ह का इस्तेमाल होता है, झंडों का इस्तेमाल होता है। याद रखिए, जो कहीं ना कहीं समाज को एकजुट करता है। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल रिचुअल्स के माध्यम से कॉलिन्स ने यह समझाने का प्रयास किया कि समाज कैसे बनता है और समाज में जो इंटरेक्शन रिचुअल्स होती है, अंतःक्रियाएं होती हैं, उसका परिणाम क्या निकलता है। तो परिणाम हमेशा पॉजिटिव निकलता है, नेगेटिव परिणाम नहीं निकलता है। ठीक है, अब आता है नव वेबेरियन दृष्टिकोण। कोई डाउट है, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला जो विचार है कॉलिन्स का, वो है नव वेबेरियन दृष्टिकोण, न्यू वेबेरियन वेबेरियन अप्रोच। कभी कभी बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहली बात तो, नव वेबेरियन दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया है? कॉलिन्स के द्वारा प्रतिपादित है। ये वेबर के दृष्टिकोण को ही आगे बढ़ाता है। तो वेबर की तरह इन्होंने भी क्लास, स्टेटस और पावर को आपसी संबंधों के माध्यम समझाने का प्रयास किया कि समाज में जो रिलेशन क्रिएट होते हैं वो स्टेटस से, क्लास से और शक्ति से तय होते हैं। पहली बात तो कहीं ना कहीं वेबर के विचार को ही आगे बढ़ाया। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि ज्ञान और शिक्षा के समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पर भी गहन कार्य किया। यानी वेबेरियन दृष्टिकोण कोई अलग नहीं है, वेबर के विचारों को ही आगे बढ़ाने का कदम काम किया है। किसने? कॉलिन्स ने। तो पहली बात तो कॉलिन्स ने वेबर की तरह क्लास, स्टेटस और पावर को अहम माना है संबंधों के निर्धारण में। दूसरा, वेबर की तरह ही ज्ञान और शिक्षा के समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया है, गहन अध्ययन किया है। और तीसरा, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी में भी जो कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी का विचार रखा है, वो भी वेबर के दृष्टिकोण पर ही रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि वेबेरियन दृष्टिकोण अपने आप में वेबर के विचारों का ही परिष्कृत रूप है, जो कॉलिन्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब इस दृष्टिकोण में क्या कहा गया? पहली बात तो ये कि नव वेबेरियन विचारक केवल कॉलिन्स ही नहीं है, आगे जाकर और भी विचारक नव वेबेरियन दृष्टिकोण को अपनाते हैं। तो नव वेबेरियन दृष्टिकोण क्या कहता है? वो दृष्टिकोण यह कहता है कि असमानता केवल पैसे से नहीं आती है, स्टेटस, पावर और कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा से भी असमानता क्रिएट हो जाती है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि असमानता का कारण क्या है? आर्थिक संसाधन, यानी अर्थव्यवस्था, आर्थिक कारक असमानता का कारण है। जबकि नव वेबेरियन क्या कहते हैं? मार्क्स के विचारों को आगे, माफ कीजिएगा, वेबर के विचारों को आगे बढ़ाते हुए, कि केवल असमानता का कारण केवल पैसा नहीं है, केवल आर्थिक कारण ही असमानता पैदा नहीं करते हैं। समाज में जो स्टेटस होता है, प्रतिष्ठा होती है, शक्ति होती है, पद होता है, ये भी समाज में असमानता पैदा करता है। यानी पहला जो वेबेरियन विचार दृष्टिकोण है, पहला विचार तो ये हो गया। दूसरा विचार, वेबेरियन दृष्टिकोण यह कहता है कि समाज को समझने के लिए केवल वर्ग संबंध महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें समाज की राजनीति कैसी है, यहाँ की नौकरशाही व्यवस्था कहती है कि लोगों के ज्ञान का स्तर कैसा है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, शिक्षा और ज्ञान पर किसका कंट्रोल है, इसको भी हमें समझना होगा। हम केवल समाज को केवल वर्गों संबंध के आधार पर नहीं समझ सकते कि समाज में पूंजीपति वर्ग है, समाज में श्रमिक वर्ग है, समाज में कृषक वर्ग है, समाज में मध्यम वर्ग है। वर्गों से आप समाज नहीं समझ पाएंगे। समाज को समझना है तो ये देखिए कि वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर लोगों के ज्ञान का स्तर कैसा है, वहां पर लोगों का शिक्षा का स्तर कैसा है, और शिक्षा और ज्ञान पर कंट्रोल किसका है। इन सब बातों से समझेंगे तभी आप समाज को समझ पाएंगे। तीसरा, नव वेबेरियन बात यह कहता है कि संस्कृति, मूल्य और धार्मिक मान्यताएं भी सामाजिक असमानता और शक्ति संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी समाज में जिन्हें आप शक्ति, संस्कृति कहते हैं, कल्चर कहते हैं, वैल्यूज कहते हैं, यही संस्कृति, यही वैल्यू कहीं ना कहीं समाज में असमानता को पैदा करती हैं। आप भारत में देखिए, बहुत से लोग कास्ट सिस्टम को बहुत अच्छा मानते हैं। जो समाज के सवर्ण वर्ग से जुड़े लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को कहते हैं कि ये तो ईश्वरकृत है, ठीक है, हम सब बराबर नहीं हो सकते, जाति व्यवस्था अच्छी चीज है। बहुत से लोग वर्ण व्यवस्था को अच्छा मानते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों को जन्म हुआ, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ, उधर से वैश्यों का जन्म हुआ, पैरों से शूद्र का जन्म हुआ, और इस बात को सही मानते हैं। ऐसे में ऐसी यह सोच जो होती है, ये सोच समाज में असमानता पैदा कर ही रही है ना। तो जिससे आप संस्कृति, जिसे आप मूल्य कह रहे हैं, धार्मिक मान्यताएं कह रहे हैं, वो धार्मिक मान्यताएं समाज में असमानता पैदा करती हैं। तो वेबेरियन मॉडल जो है, या वेबेरियन दृष्टिकोण है, इसके 3 विचार आपको क्लियर हो गए। तो पहला विचार क्या है कि समाज में जो असमानता वो केवल पैसे के कारण नहीं है, पद, प्रतिष्ठा, स्थिति के कारण भी है। दूसरा, समाज को अगर समझना है तो केवल आर्थिक कारकों से नहीं समझ सकते, केवल वर्ग संघर्ष से नहीं समझ सकते, वर्गों के संबंधों से नहीं समझ सकते,
आपको राजनीति, शिक्षा, ठीक है, धर्म, कानून, ज्ञान, इन सब के पहलू से भी समझना होगा। और तीसरा, ठीक है, कि भाई संस्कृति, मूल्य, परंपराएं अच्छी बात हैं, लेकिन संस्कृति, मूल्य, परंपराएं ही समाज में असमानता भी पैदा करती हैं। ठीक है, तो ये किसका दृष्टिकोण है? ये बेबेरियन दृष्टिकोण कहलाता है। चौथा चौथा अप्रोच क्या है बेबेरियन दृष्टिकोण की? ये पूरा दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? कॉलिंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। चौथा दृष्टिकोण क्या है? बेबेरियन दृष्टिकोण का चौथा विचार क्या है? चौथा विचार यह है कि केवल संघर्ष केवल वर्गीय नहीं होता, बल्कि स्थिति समूहों, शिक्षा और ज्ञान के स्तर पर भी होता है। तो संघर्ष केवल पूंजीपति और श्रमिकों का नहीं है, संघर्ष केवल सामंतों और कृषकों का नहीं है। नीट का एग्जाम हो रहा है, आईआईटी का एग्जाम हो रहा है, यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, ये भी संघर्ष का स्वरूप है। स्वाभाविक सी बात है। एक फ्लाइट में अगर आप जा रहे हो, फ्लाइट में 400 लोगों की बैठने की जगह है, 300 लोगों की बैठने की जगह है, लेकिन टिकट ज्यादा बुक हो गए हैं। आप फिल्म देखने जा रहे हैं, लेकिन आपको फिल्म का टिकट नहीं मिल रहा। ये भी संघर्ष का कारण है, क्योंकि संसाधन काफी सीमित हैं और सभी लोग उसमें संसाधनों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि संघर्ष केवल वर्ग स्तर पर नहीं होता है, शिक्षा के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, आप किस स्थिति में है, हर स्तर पर संघर्ष देखा जाता है। पांचवा, क्रेडेंशियल सोसाइटी, ठीक है, कि डिग्री और शिक्षा शक्ति को, असमानता को बनाए रखने के साधन बन चुके हैं। यानी हर व्यक्ति डिग्री से ऊंची डिग्री पाने की कोशिश करता है। योग्यता का और आपकी कुशलता का ध्यान खत्म हो चुका है। ठीक है, अहमियत खत्म हो चुकी है। अहमियत बची है केवल डिग्री की और बची है सर्टिफिकेट की। और इसी कारण से लोग डिग्री और सर्टिफिकेट के पीछे भागते हैं। और ये डिग्री और सर्टिफिकेट जिसको मिल जाता है, समाज में उसकी स्थिति ऊपर हो जाती है, उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। यानी दुनिया भर में आज डिग्री और सर्टिफिकेट ही समाज में असमानता को पैदा कर रहे हैं। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। यही पूरे के पूरे पांचों विचार बेबेरियन दृष्टिकोण कहलाता है। हो सकता है आपने इससे पहले बेबेरियन दृष्टिकोण नहीं पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन अब तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि कॉलिंस के विचारों में बेबेरियन दृष्टिकोण क्यों पढ़ा जाता है। क्योंकि कॉलिंस के विचारों पर मैक्स वेबर का विचार या प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पांचों विचार आपको क्लियर होने चाहिए। अब आते हैं ग्लोबल सोशियोलॉजी, यानी वैश्विक समाजशास्त्र। ग्लोबल सोशियोलॉजी पर कॉलिंस के विचार काफी जटिल हैं। जटिल क्यों है? क्योंकि ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं, जैसा कि कॉलिंस ने सोचा ग्लोबल सोशियोलॉजी के लेवल पर। तो पहली बात तो ग्लोबल सोशियोलॉजी का जो विचार है, इन्होंने कौन सी किताब में दिया है? द सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी, ए ग्लोबल थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल चेंज, 1998 में किताब आई थी। तो कभी कभी किताब केवल इतनी लिखा आता है, द सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? कॉलिंस हैं। कब लिखी थी? 1998 में किताब आई थी। इसमें इन्होंने यह बताया कि दुनिया भर के जो दार्शनिक हैं, बौद्धिक परंपराओं की तुलना की है इन्होंने। इसमें आपके भारत के, एशिया के समाजों की तुलना करी, अफ्रीका के समाजों की तुलना करी और यूरोपीय समाजों की तुलना भी की है। तो दुनिया भर के फिलोसफी, दुनिया भर के दर्शन, दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपना ये वैश्विक समाजशास्त्र का विचार रखा है कॉलिंस ने। अब ये विचार कहता क्या है? ये विचार यह कहता है, कॉलिंस का ये सिद्धांत यह कहता है, या दृष्टिकोण यह कहता है ग्लोबल सोशियोलॉजी का, कि जो दार्शनिक परंपराएं बनाई गई हैं दुनिया भर में, ठीक है, उन पर बहस, संवाद और संघर्ष से पैदा हुई हैं। यानी दुनिया भर की जो फिलॉसफी है वो किससे पैदा हुई है? वो पैदा हुई है संवाद करने से, वो पैदा हुई है डिबेट करने से, वो पैदा हुई है संघर्ष करने से, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से पैदा हुई है। उदाहरण के तौर पर भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म देखिए, वैदिक परंपराएं हैं, ये सभी वाद विवाद से पैदा हुई ना। यहाँ वाद विवाद का मतलब झगड़ा नहीं है, वाद विवाद का मतलब है डिबेट करना। ठीक है, भारत में डिबेट को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आजकल की डिबेट नहीं, न्यूज चैनलों पे होती है, यानी बौद्धिक डिबेट, यानी जहां दो बौद्धिक लोग आपस में एक संवाद करते हैं, एक नए विचार की उत्पत्ति होती है। तो दुनिया भर में फिलॉसफी विवादों से पैदा, संघर्ष से पैदा हुई है। हर दुनिया भर में फिलॉसफी बहस और संवाद से पैदा हुई है। ये विचार है ग्लोबल सोशियोलॉजी के बारे में, किसका? पहला विचार है कॉलिंस का। आगे कॉलिंस ये कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है समाज का, ठीक है, वो भावनात्मक ऊर्जा प्राप्त करता है किसके माध्यम से? इंटेलेक्चुअल आपके इंटरेक्शन रिचुअल से। यानी इसका कहने का आसान मतलब ये है कि भाई जो बौद्धिक वर्ग समूह होता है, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं या बौद्धिक समूह होता है, ये लोगों से घुलते मिलते हैं, ये लोगों से संवाद करते हैं, ठीक है, उनसे अंतःक्रिया करते हैं। और जितनी ज्यादा अंतःक्रिया होती है, उतनी ही इनको भावनात्मक ऊर्जा मिलती है, उतने ही इनके नए नए विचार उभर कर सामने आते हैं। इसको थोड़ा सा पीछे लेके आके जाके देखिए, 2500 साल पहले, आज से लगभग 2400 साल पहले देखा जाए तो यही विचार किसके थे? सुकरात के भी थे। सुकरात ने भी यही कहा था कि भाई जितना हम संवाद करेंगे, जितना हम बहस करेंगे, जितना हम प्रश्न पढ़ेंगे, उतना ही हमें नए नए उत्तर मिलेंगे। तो यही बात कह रहे हैं कौन? कॉलिंस भी यही कहना चाहते हैं कि जो बौद्धिक वर्ग होता है समाज का,
ये लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करता है, ये लोगों से इंटरेक्शन करता है। जितना ज्यादा आप इंटरेक्शन करोगे उतनी ही आपको भावनात्मक ऊर्जा मिलेगी, उतने ही आपका दिमाग खुलेगा और नए नए विचार, नए नए सिद्धांत पैदा होंगे। तो ग्लोबल सोशियोलॉजी के विषय में कॉलिन्स के विचार थोड़े अलग हटके लगते हैं, याद रखिएगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है, कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा कॉलिन्स ने यह कहा कि पश्चिमी दर्शन को नहीं बल्कि एशियाई और इस्लामी परंपराओं को भी समान महत्व दिया। कॉलिन्स ने हमेशा से यह कहा कि पश्चिमी विद्वानों ने हमेशा अपने ज्ञान को क्या किया है, सर्वोच्च माना है, और एशिया, अफ्रीका या दुनिया भर के जो ज्ञान है उसको दोयम दर्जे का माना है। ये गलत है। आपको समाज के हर प्रकार के दर्शन को समान महत्व देना होगा। कई जगहों पर आपको जब तक आप समान महत्व नहीं देंगे तब तक आपके नॉलेज का लेवल नहीं बढ़ेगा, आपका बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ेगा। तो आपको दुनिया भर के सभी दर्शनों को, सभी सिद्धांतों को स्वीकार करना होगा, एक सारा समझ विकसित करनी होगी, तब समाजशास्त्र ग्लोबल लेवल पर क्रिएट हो पाएगा। तब हम समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो हम क्या करते रहेंगे, नहीं तो हमेशा पश्चिमी समाजशास्त्र, भारतीय समाजशास्त्र, दुनिया भर के अलग हर देश का अपना अपना समाजशास्त्र के हिसाब चलता रहेगा। एक ग्लोबल सोशियोलॉजी कभी क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो ग्लोबल सोशियोलॉजी अगर हमें क्रिएट करनी है, दुनिया भर में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में मान्यता दिलवानी है, या एक समान विषय के रूप में, समान विज्ञान के रूप में मान्यता दिलवानी है, तो हमें अपने दार्शनिक स्तर पर एक साझा विचार पैदा करना होगा। कोई साझा विचार करने के लिए बहस करनी होगी, डिबेट करनी होगी, संवाद करना होगा, अंतःक्रिया करनी होगी। यही ग्लोबल सोशियोलॉजी का विचार है कॉलिन्स का। इसके अलावा कॉलिन्स ने यह कहा कि पश्चिम केंद्रीय समाजशास्त्र की आलोचना करी, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, समाजशास्त्र में पश्चिम केंद्रीय समाजशास्त्र की आलोचना करी और मल्टी सेंट्रेड यानी बहुकेंद्रीय समाजशास्त्र का समर्थन किया। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि बहुकेंद्रीय समाजशास्त्र, मल्टी सेंट्रल सोशियोलॉजी के विचारक कौन है, या मल्टी सेंट्रल सोशियोलॉजी के समर्थक कौन है, बहुकेंद्रीय समाजशास्त्र के समर्थक कौन है? ये प्रश्न तो मैंने अपनी परीक्षा में भी देखा था, इसलिए आज भी याद है। ये विचार है कॉलिन्स का, याद कर लीजिए। कॉलिन्स ये कहते हैं कि समाजशास्त्र को केवल पश्चिमी दृष्टिकोण से मत देखिए। आप दुनिया के हर समाज को पश्चिमी दृष्टिकोण से नहीं समझ पाएंगे। आपको मल्टी डायमेंशनल देखना पड़ेगा, मल्टी सेंट्रल होना पड़ेगा, बहुकेंद्रित होना पड़ेगा। अगर आपको भारतीय समाज को समझना है तो इंडोलॉजी को समझिए, भारतीय वेदों का अध्ययन कीजिए, संस्कृत भाषा का अध्ययन कीजिए, तब आप भारत की व्यवस्था को समझ पाएंगे। तो आप पश्चिम के दृष्टिकोण से दुनिया के हर समाज को नहीं समझ सकते। ये किसका विचार है? ये कॉलिन्स का विचार है। ठीक है, तो कॉलिन्स के विचारों में काफी डाइवर्सिटी है, अलग अलग क्षेत्र के संबंध में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो कॉलिन्स में केवल संघर्षवादी विचार नहीं पढ़ना है, कॉलिन्स के बाकी विचार भी आपको पढ़ने हैं। खासकर वेबेरियन दृष्टिकोण आजकल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं वेबेरियन दृष्टिकोण से, इसलिए उसको भी अच्छे से पढ़ के चलना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कॉलिन्स के बारे में। हो सकता है बहुत से टॉपिक आपने पहले से पढ़े हो सकता है बहुत सी चीजें आपको नहीं मिली हों, क्योंकि ज्यादातर कॉलिन्स में जो स्टूडेंट हैं वो संघर्षवादी विचार पढ़ के ही बंद कर देते हैं, जबकि कॉलिन्स जब आप एक थिंकर के रूप में पढ़ते हैं तो आपके पास अलग अलग प्रकार के विचार भी होने चाहिए कॉलिन्स के बारे में। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ठीक है, चलिए किरण जी, आपके सिलेबस में था, अब तो क्लियर हो गया सभी को। अभी भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछिए सभी लोग। ठीक है, अगला लेक्चर याद रखिए, कल रात को 9 बजे एक और लेक्चर रखेंगे। ठीक है, वैसे सॉरी, कल रात को 9 बजे तो नहीं होगा, कल से हमारा यूपीपीजीटी का, माफ कीजिएगा, यूपीपीसीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच शुरू हो रहा है कल से 22 तारीख से। ठीक है, और 28 तारीख से एक बैच शुरू हो रहा है एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का, याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बैच शुरू होगा 6 तारीख से, 6 अक्टूबर से भी बैच शुरू हो रहा है एक और बैच, वो है छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए। तो छत्तीसगढ़ पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी एक बैच शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ पीएससी का सिलेबस काफी आसान है और काफी संक्षिप्त सिलेबस है। ठीक है, तो अगर आपका नेट सेट क्लियर है और आपने एपी की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग स्टेट की, और आपका नेट क्लियर है, तो आप अलग अलग स्टेट में इस बार आपको आने वाले 6 महीनों में 4 से 5 स्टेट तक आपको एपी के फॉर्म देखने को मिलेंगे। अभी आपने देखा होगा राजस्थान के फिर से फॉर्म फिल करने शुरू हो चुके हैं। एमपीपीएससी का दिसंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है, कंफर्म हो चुका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आने वाली है, यूपीपीसीएस का एग्जाम आ ही चुका है, बिहार में भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, याद रखिए। और झारखंड में जेट का एग्जाम होना है, जेट का एग्जाम होने का मतलब ही यही है कि एपी की वैकेंसी आने वाली है। इसलिए जो लोग भी नेट क्लियर है पहले से, या फिर पीएचडी किए हुए हैं, एपी की तैयारी कर रहे हैं, तो हर स्टेट के लेवल पे, जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं, हर स्टेट के लेवल पे जो एपी का एग्जाम होगा उसका बैच हमारे यहाँ उपलब्ध होगा।
और जो भी उपलब्ध होगा, ऐसा नहीं कि यूजीसी नेट वाला आपको पढ़ा दिया जाएगा, नहीं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है? चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे कल, और कल हम दोपहर में 3 बजे जैसी हमारी क्लासें होती हैं, उसी स्तर पर हम अपना लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। प्रतिदिन लगभग 3 क्लासेस होती हैं हमारी, तो 3 टॉपिक हमारे कवर होते जाते हैं। हाँ, इस हफ्ते, अगले हफ्ते जो है, याद रखिए कल सोमवार है, याद रखिएगा, नेक्स्ट जो वीक है पूरा, अगले हफ्ते हमारा झारखंड पीजीटी का बैच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? ताकि आज को, और आप दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको 50-50 क्वेश्चन करके टेस्ट पेपर भी मिल चुके होंगे। और टॉपिक वाइज टॉपिक पेपर मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज निःशुल्क हैं। अगर आपके साथ के लोग तैयारी कर रहे हैं, भले ही उन्होंने किसी दूसरी कोचिंग का कोर्स लिया हो या अभी भी नहीं लिया हो, तो कम से, अगर कोर्स नहीं भी लेना चाहते हैं तो उनसे बता सकते हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं कि वो टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट फ्री है। ठीक है? कोई फीस नहीं है, डेली 100 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें। तो आप 50-50 के 2 सेट डाले हमने, याद रखिए कुल मिला के 3 पेपर डाल चुके हैं, 150 क्वेश्चन हो चुके हैं 2 दिन में। डेली अब 2 पेपर मिला करेंगे, आज भी आपको 2 पेपर मिले थे, कल भी आपको 2 पेपर मिलेंगे और टॉपिक वाइज मिलेंगे। ठीक है? चलिए, तो मुलाकात होगी कल आपसे, और कल शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। झारखंड पीजीटी भी हमारा बैच अलग से चल रहा है, और एमपी पीजीटी, और कल से याद रखिए रात को 8 बजे से हमारा यूपी पीजीटी का, माफ कीजिएगा, यूपी पीसीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर का पहली क्लास शुरू हो जाएगी। तो कल हमारा पहला लेक्चर होगा यूपी पीसीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो टॉपिक होंगे वो प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से होगा। उसमें नोट्स भी इस तारीख से बनाए गए हैं ताकि आपको मेंस के भी आंसर को दिए जाएंगे, और आप मेंस का आंसर लिख के एप्लीकेशन पे सबमिट करेंगे, और मेंस के आंसर को हम चेक करके आपको वापस भी कर देंगे। दोनों सुविधा हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी। ठीक है? तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।